हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के क्लास 9th and 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा किसका? कामयाबी का। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसी प्रमेय को हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के नाम से। कक्षा 10 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। तो आज हम सीखेंगे कि क्या होती है ये प्रमेय और कैसे इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रटने की जगह हम क्या इसे समझेंगे, और कैसे समझेंगे? चित्रों के जरिए। तो सबसे पहले आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को हम समझते हैं कि आखिर यह प्रमेय होती क्या है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, जैसे यहां पे मान लो कि कोई एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज मैंने यहां पे बना दिया। अब त्रिभुज बनाया है तो सबसे पहले आप इसका नामकरण करोगे। तो आपने इसका नामकरण कर दिया कि सर ये इसका शीर्ष ए, ये मान लिया बी, और ये इसका शीर्ष है सी। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई भी त्रिभुज है आपके पास, जैसे यहां पे ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा, भाई एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है, जैसे हम यहां देख सकते हैं चित्र में कि एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी और एक भुजा ए सी है। तीन भुजाएं हैं। अब इन तीनों में से किसी भी एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए, जैसे यहां पे हम देखें कि बच्चों ये जो इसकी आधार है ना भुजा बीसी, अगर इस बीसी भुजा के समांतर अगर मैं एक रेखा खींच दूं, ये जैसे आप देख सकते हो ये हरे रंग की एक रेखा मैंने यहां पे खींच दी। अब ये रेखा क्या कर रही है? जो अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी, इन दोनों भुजाओं को क्या करेगी? समान अनुपातों में बांटेगी। कि अगर ये रेखा क्या कह रही है, वापस से ध्यान से समझो, कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी के किसी भी एक भुजा बीसी के, जैसे यहां पे बीसी के समांतर अगर एक रेखा खींची हमने ये, तो ये रेखा अगर बीसी आधार के क्या है? समांतर है, तो ये अन्य दो भुजाएं जो ए बी और ए सी है, इन्हें समान अनुपातों में बांटेगी। कि मान लेते हैं ये ए बी को, ये रेखा जो है ये ए बी को क्या कर रही है? बिंदु डी पर काट रही है, और ए सी को काट रही है बिंदु ई पर। तो ये प्रमेय कह रही है कि ये इन्हें समान अनुपातों में बांटेगी। ये प्रमेय है आपकी कौन सी? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। अब अगर ये चित्रों के जरिए आपको अच्छे से समझ में आया, तो अब आपको इसकी परिभाषा, जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसका स्टेटमेंट है, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा आसानी से। कि देखो इस प्रमेय की डेफिनेशन क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपातों में विभाजित करती है। ये प्रमेय कह रही है, और यही तो अभी हमने चित्र के जरिए समझा। तो देखो इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि बच्चों हमारे पास सबसे पहले शुरुआत में क्या दिया हुआ था कि एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ था। सबसे पहले हमें यही दिया हुआ था कि एक त्रिभुज है, कि आपने कहा कि सर हमें दिया हुआ था कि एक त्रिभुज है, कौन सा? ए बी सी। अब इस त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा बीसी, एक भुजा बीसी के समांतर हमने क्या किया? एक रेखा को खींचा। जो बीसी के समांतर कौन सी रेखा आपको चित्र में दिख रही है? कि सर डीई रेखा दिख रही है। तो हमने लिखा कि अगर ये जो रेखा जो हमने खींची है डीई, ये त्रिभुज की एक भुजा बीसी के समांतर है, तो प्रमेय क्या कह रही है कि सर गणितीय रूप में हम इसे कैसे व्यक्त करेंगे कि ये जो इसे समान अनुपातों में बांटेगी, समान अनुपातों में बांटेगी। यानी कि सर ये जो रेखा डीई है ना, ये जो रेखा आप देख रहे हो डीई, ये जो डीई रेखा है, ये क्या कर रही है? ए बी और ए सी को समान अनुपातों में बांट रही है। यानी कि एडी का जो बीडी के साथ अनुपात है, वही अनुपात एई का ईसी के साथ होगा। कि सर इसका कहने का गणितीय रूप का व्यक्त हम कैसे करेंगे कि एडी रेखा खंड का जो अनुपात बीडी के साथ है, वही अनुपात एई का किसके साथ होगा? ईसी के साथ होगा। ये हमने इसी प्रमेय को गणितीय रूप में भी व्यक्त कर दिया। बोलो समझ में आया कि ये प्रमेय क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये कहती क्या है? इसे हमने गणितीय रूप में भी व्यक्त कर दिया। अब इस प्रमेय के कई और रूप भी हैं। देखो जैसे कि ये तो आपने जो अभी लिखा ना कि सर ये आपने कहा कि एडी बटा बीडी बराबर ए बटा ईसी समान अनुपातों में बांट रही है, ये इसका पहला रूप था। ये क्या था? इस प्रमेय का पहला रूप। अब आप इसके अन्य रूप भी देखना चाहेंगे तो देखो यहां पे
अगर मैं इस ए बी, ये वाला जो भाग है, इस तरफ वाला भाग ए बी और उधर वाला भाग ए सी, देखना जरा, अगर मैं इधर से ए डी का इस संपूर्ण रेखाखंड AB के साथ अनुपात बोलूं कि सर इसी प्रमेय का अन्य रूप आप बता रहे हो, तो देखो अगर हम यहां पे पूछें कि AD का किसके साथ, AB के साथ अनुपात, तो अगर आपने इधर से देखो AD क्या है, इस तरफ AB वाले रेखाखंड का ऊपरी भाग है, तो इसके संगत उस तरफ AC रेखाखंड का कौन सा भाग है कि सर इधर से AD है ना, तो उधर से कौन है, AE है, ऊपर की तरफ उधर कौन है, AE है, तो AD के संगत इधर आपने लिखा AE। और बच्चों अगर इधर से आपने पूरी बड़ी वाली रेखाखंड AB को लिया है, तो उधर से भी फिर क्या लेना पड़ेगा, संपूर्ण रेखाखंड AC को लेना पड़ेगा। तो यह भी एक थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का ही एक और रूप कहलाता है। ये इसका दूसरा रूप हो गया। ये क्या हो गया, इसका दूसरा रूप हो गया। इसी तरह से इसका जो तीसरा रूप है वो भी आपको दिखा देता हूं कि बच्चों यहां पे अगर आप देखो तो कोई जरूरी थोड़ा हमेशा ऊपर वाला आपने लेके फिर उसके साथ संपूर्ण रेखाखंड को लिया, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा, मैं नीचे वाला भी तो ले सकता हूं कि सबसे पहले अगर मैंने नीचे वाला लिखा, मान लो अगर मैंने लिखा कि बच्चों BD और उसका अनुपात लिया किसके साथ, इस बड़े वाले रेखाखंड AB के साथ, AB के साथ, तो अगर मैं इधर से BD बटा AB लिखता हूं तो बराबर में क्या आएगा कि इधर से आपने नीचे वाला छोटा वाला भाग लिया है तो उधर से भी इसके संगत नीचे वाला छोटा भाग ही आएगा। तो क्या है कि सर EC है, तो लिख दोगे कि सर EC और बटे में आपने क्या लिखा है, AB, इधर की तरफ क्या लिखा है, बाएं भाग में AB, तो AB के संगत उस तरफ वाला कौन सा भाग है कि सर इधर से AB यानी कि पूरा संपूर्ण रेखाखंड, तो उधर से भी संपूर्ण रेखाखंड AC आएगा। तो ये हो गया सर इसका तीसरा रूप। तो ये थे आपके थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हमने गणितीय रूप में व्यक्त किया और इसके तीनों रूप हमने देख लिए। अब अगर आपको इस प्रमेय को सिद्ध करना है तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये जो हमने अभी लिखी इसे हम सिद्ध कैसे करते हैं। तो बच्चों अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हो तो सिद्ध करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद होने चाहिए। क्या क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले हम देखते हैं। पहला बिंदु आपके सामने ये कह रहा है कि समांतर भुजाओं और समान आधार के पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। कि सर अगर कोई भी दो रेखाएं समांतर है, जैसे देखो चित्र में ये कोई भी दो रेखाएं हैं आपके पास समांतर, कोई भी दो समांतर रेखाएं, मान लो इनको नाम भी दे देता हूं कि जैसे एक रेखा ये P और एक रेखा ये Q, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं। तो इन दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर अगर दो त्रिभुज बनाए जाएं तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे चित्र के जरिए समझें कि सर इन दो समांतर रेखाओं के बीच मान लो जैसे कि ये त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बना, इसको भी नाम दे देते हैं कि सर इसका नाम दे दिया हमने A, ये B और ये C। अब इस त्रिभुज का आधार जैसे हम देख सकते हैं यहां पे BC है। अब इसी आधार BC पर एक और त्रिभुज अगर बना दिया जाए कि देखो जैसे ये एक और त्रिभुज इस पे बना दिया कि सर इसका भी आधार क्या है, BC ही है और इसका ये शीर्ष, इसको नाम दे दिया सपोज मैंने D। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं P और Q, इन दो समांतर रेखाओं के बीच और समान आधार चित्र में देख सकते हो आप BC है। तो इन दो समांतर रेखाओं समान आधार पर बन रहे ये दो त्रिभुज कौन कौन से कि सर एक तो ABC, एक तो त्रिभुज कौन सा है कि सर ये एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज कौन सा है कि सर DBC, त्रिभुज कौन सा DBC। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि सर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की। ये पहला आपका बिंदु आया, सबसे महत्वपूर्ण। इसी तरह से दूसरा बिंदु क्या कहता है कि सर दूसरा बिंदु ये कहता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि सर 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। जरा नोट करने की बात यहां है, मैंने आधार 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई कहा है। संगत ऊंचाई का अर्थ यह है कि जैसे ही आप त्रिभुज के अंदर अगर आधार बदलोगे तो उसकी ऊंचाई भी बदल जाती है। कि सर कैसे, देखो चित्र के जरिए समझते हैं। जैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है, आपने एक त्रिभुज बनाया, नाम भी दे देते हैं कि सर जैसे ये त्रिभुज है ABC।
अब ये त्रिभुज है, अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, मैं मान लो आधार लेता हूं क्या, BC। तो अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप सूत्र में क्या लिखेंगे, 1/2, पहले तो 1/2 लिखा, आधार आपने क्या माना, BC, तो आधार लिखा आपने BC। अब BC अगर आधार है तो इस आधार के संगत त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई का अर्थ यह होता है, जिस आधार के संगत आप ऊंचाई बताते हो, ऊंचाई का अर्थ यह होता है कि उस आधार के सामने वाला शीर्ष, जैसे यहां पे इस BC आधार के सामने वाला शीर्ष कौन है, A है, शीर्ष A है, तो इस A शीर्ष से इस आधार BC की लंबवत जो दूरी होगी वही इसकी ऊंचाई कहलाती है। वही क्या होती है, उसकी संगत ऊंचाई। कि सर दूरी नापने के लिए क्या करते हैं हम, कभी भी किसी भी चीज की अगर ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। तो यहां पे संगत ऊंचाई जो त्रिभुज की है इस आधार BC के सापेक्ष, तो BC से हमें क्या करना पड़ेगा कि सर इसके सामने वाला जो शीर्ष है ना A, इस शीर्ष A से हमें क्या करना पड़ेगा, इस आधार BC पर एक लंब बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसका नाम भी दे दूं कि सर ABC और ये आपने नाम दे दिया D, तो इसकी संगत इस आधार के संगत इसकी ऊंचाई क्या हो गई, AD। तो इस तरह से आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो। जरा ध्यान देने की बात एक और है, अगर मान लो बच्चों त्रिभुज आपके पास कुछ इस तरह का हो, एक अधिक कोण वाला त्रिभुज हो, कैसा त्रिभुज हो, एक अधिक कोण वाला। अब अगर इसका नाम, अगर आप मान लो नाम दे देता हूं इसका P Q और ये R, ठीक है। अब आपने आधार मान लो ले लिया QR। अब इस QR के संगत मुझे ऊंचाई बतानी है और फिर मुझे इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चों आप इसका सूत्र क्या लिखोगे, सबसे पहले तो बोलोगे 1/2। आधार आप क्या मान रहे हो कि सर मैं QR को ले रहा हूं, आधार क्या ले रहा हूं, QR। तो QR आधार के संगत इसकी ऊंचाई क्या होगी कि सर इस आधार के सामने वाला शीर्ष कौन है कि सर P है। तो उस P से इस आधार पे क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि सर P से लंब डालेंगे, तो यहां पे हमने देखा कि सर ये लंब तो बाहर की तरफ आ रहा है, ये तो आधार पे कहीं आया नहीं। तो कोई बात नहीं, आप इस आधार को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा आगे की तरफ आपने बढ़ा दिया, तो ये आधार को अब आपको काटता हुआ दिखा। तो आप अब इसका ऊंचाई, अगर मान लो इस बिंदु को PQR और ये बिंदु था मेरे पास मान लो S, तो इस आधार QR के सापेक्ष इसकी ऊंचाई क्या हो गई, PS हो गई। इस त्रिभुज की ऊंचाई इस आधार QR के सापेक्ष क्या हो गई, PS हो गई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहां पे संगत ऊंचाई का अर्थ उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों बिंदु अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे हम इसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या था, आप जरा देखें चित्र में, आपको मैंने सबसे पहले क्या दिखाया था, एक त्रिभुज। तो जैसे ये त्रिभुज हमें मान लो दिया हुआ है, नाम लिख देता हूं इसका, कि मान लो हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं कि मुझे दिया है क्या दिया हुआ है, कि मुझे ये दिया हुआ है कि सर एक त्रिभुज है, कौन सा, ABC। और साथ ही हमने क्या कहा था कि सर इस ABC त्रिभुज की एक भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा खींची थी। तो हमने इस BC के समांतर एक रेखा ये खींच दी। मान लिया कि इस रेखा का नाम क्या है कि सर ये AB को काट रही है D बिंदु पे और AC को काट रही है बिंदु E के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं कि सर ये जो रेखा DE है ये क्या है, इस त्रिभुज की एक भुजा BC के समांतर है। तो मुझे ये दिया हुआ है कि सर एक त्रिभुज ABC है जिसकी एक भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, कौन सी, DE। ये एक रेखा खींची गई है। तो मुझे सिद्ध क्या करके बताना है कि सर प्रमेय ये कह रही थी कि हमें ये प्रमेय कह रही थी कि अगर ऐसा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची गई है, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि सर वो समान अनुपातों में अन्य दो भुजाओं को बांटेगी। यानी कि मुझे सिद्ध क्या करना है कि सर मुझे ये सिद्ध करना है कि AD का जो अनुपात BD के साथ है वही अनुपात AE का किसके साथ होगा कि सर EC के साथ होगा। तो अब हम इसे सिद्ध करके देखेंगे, कैसे सिद्ध करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले हम इसे हल करना सीखते हैं बच्चों। देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको सिद्ध करना है ना उसे जरा मैं साइड में लिखता हूं कि मुझे यह सिद्ध करना है कि सर एडी का बीडी के साथ अनुपात, मुझे यह सिद्ध करना है कि ये एई बटा ईसी के बराबर होगा। तो सबसे पहले देखो आपको सिद्ध करना बड़ी आसानी से सिखा दूंगा। कैसे कि आपने सबसे पहले देखा कि सर मुझे क्या दिखा यहां पे एडी, जो भी यहां पे एडी बीडी एई ईसी ये जो भी लिखे हुए ना एडी बीडी एई ईसी ये सबको आपको क्या लेना है, त्रिभुज का आधार लेना है। इतनी बात तो सभी बच्चों को क्लियर। तो अब एडी अगर आपने देखा तो एडी आपको कौन से त्रिभुज का आधार दिख सकता है, आप देखोगे कि सर ये देखो ना कि कौन सा त्रिभुज है, कि सर ये त्रिभुज एडीई को देखो जरा। इस एडीई का आधार इसकी एक भुजा है एडी, इस त्रिभुज एडीई की एक भुजा है एडी। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ले लेता हूं किसे, कि सर एक त्रिभुज को लिया मैंने, कौन सा त्रिभुज ले लिया एडीई। अब इस त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालो। आपने सबसे पहले देखा एडी लिखा हुआ था ना बच्चों, यहां पे सबसे पहले ऊपर क्या था, एडी था। तो मैंने एडी देखा कौन से त्रिभुज का आधार हो सकता है, तो मुझे चित्र से दिख गया एडीई त्रिभुज का आधार हो सकता है। तो मैंने इस एडीई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला कि सर ये जो त्रिभुज है ना इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो अभी आप पढ़ के आए हो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कि सर 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। आधार अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वापस यही बताया था बच्चों, ये जितने अनुपात में आपके एडी बीडी एई ईसी जो भी लिखे हुए सब आधार मानने हैं आपको। तो आपके पास पहले वाले एडीई त्रिभुज में आधार क्या हो गया, एडी हो गया। अब अगर एडी आधार है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, कि सर संगत ऊंचाई क्या होगी, कि आधार एडी पर इसके सामने वाला शीर्ष, तो सामने एडी के सामने इस त्रिभुज का शीर्ष कौन सा है, कि सर ये बिंदु ई है, ये बिंदु ई है सर, शीर्ष ई है। तो ई से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये मान लिया कि सर ये इस पे क्या है, लंब है और ये काट रहा है, इसे बिंदु मान लेते हैं एम पे। तो इस एडीई त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बोल दोगे 1/2 आधार एडी गुणा इसकी संगत ऊंचाई यानी कि ई एम कह दोगे। इसी प्रकार से बच्चों अब देखो दूसरा वाला भाग आपके पास क्या है, कि सर बीडी है। अब बीडी चाहिए तो बीडी कौन से त्रिभुज में, आप देख सकते हो कौन से त्रिभुज का आधार हो सकता है। अब सर बीडी तो ये रेखाखंड मुझे दिख रहा है कि सर ये रेखाखंड है, पर ये किसी त्रिभुज का आधार तो दिख नहीं रहा। तो इसको आधार बनाने के लिए, इस पे त्रिभुज बनाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले बी को जोड़ दिया किसके साथ, ई के साथ, बी को ई के साथ जोड़ दिया। तो अब मुझे दिखने लगा कि सर ये बीडीई एक त्रिभुज है जिसका आधार मैं कह सकता हूं क्या है, बीडी है। तो अब आप त्रिभुज को अगर पकड़ चुके हो तो लिखो फिर यहां पे कि सर त्रिभुज कौन सा, बीडीई, और निकालो क्या, इसका क्षेत्रफल। तो ज्ञात करें इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार क्या लोगे, कि सर ये आधार चल रहे हैं, सब आधार हैं। तो आपने आधार लिया क्या, बीडी, और गुणा इसकी ऊंचाई। अब देखो इसकी ऊंचाई क्या होगी, सर ये जो त्रिभुज बीडीई है इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, बीडी आधार के सापेक्ष। तो बीडी के सामने वाला शीर्ष क्या दिखा आपको, कि सर ये बिंदु ई, ये शीर्ष ई है, इसका भी सामने वाला शीर्ष। तो इससे इस बीडी पे लंब डालना है। तो आपने देखा कि सर लंब तो पहले से डला हुआ है, कौन सा, ये ई एम, भले ही बाहर की तरफ जा रहा है। अधिक कोण त्रिभुज, याद है ना अभी थोड़ी देर पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल में बताया था, अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें आधार को आगे बढ़ाने पर ये इस पे लंब आता हुआ दिख रहा है सामने वाले शीर्ष से। तो इसका ऊंचाई क्या हो गई, कि सर इसकी ऊंचाई भी हो गई ई एम। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, कि सर मुझे एडी बटा बीडी चाहिए, इन दोनों का अनुपात चाहिए। तो अनुपात बटे में कब आ सकता है, कि सर एडी बटा बीडी कब आ सकता है, जब इन दोनों को एक दूसरे में क्या कर दूं, भाग लगा दूं। तो जब भाग लगाएंगे तो बाएं भाग में बाएं भाग का भाग जाएगा और दाहिने भाग के अंदर दाहिने भाग का भाग जाएगा। देखें जरा 1/2 से आपको 1/2 कटता हुआ दिखेगा, EM से आपको EM कटता हुआ दिखेगा। बचेगा क्या आपके पास, सर मेरे पास बचा है सिर्फ AD बटा BD। देखो AD बटा BD इसे दे दिया आपने समीकरण 1। देखो जरा क्या मुझे ये जो सिद्ध करना था इसका बायां भाग मिलता हुआ दिख रहा है क्या आपको। ये जो सिद्ध करना था कि सर AD बटा BD बराबर AE बटा EC, तो क्या इसका बायां भाग आपके पास आया, आपने इसे दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से अब मैं क्या कहूंगा कि बच्चों देखें अब आगे वाला भाग क्या है कि सर AE
AE है, तो AE कौन से त्रिभुज का आधार हो सकता है? कि सर सीधी सी बात है, आपने बताया था ये आधार होने चाहिए, तो AE अब मुझे चाहिए, तो AE कौन से त्रिभुज का आधार हो सकता है? आपने देखा सर ये AE, ये रहा रेखाखंड, ये रहा रेखाखंड AE, तो एक कौन से त्रिभुज का आधार हो सकता है? कि सर ADE त्रिभुज का ही आधार होगा। तो लिखूं सर यहां पे कि सर कौन से त्रिभुज का आधार होगा? त्रिभुज ADE त्रिभुज का आधार हो सकता है। तो मैंने इसका क्या ज्ञात किया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होगा? कि सर 1/2 आधार AE इस बार, तो AE अगर आपने आधार लिया तो आधार AE के सापेक्ष इस त्रिभुज ADE की ऊंचाई बदल जाएगी। क्या होगी? कि सर इसके सामने, इस AE के सामने वाला शीर्ष कौन है? D है, तो D से मुझे क्या करना पड़ेगा? इस आधार AE पर एक लंब बनाना पड़ेगा। ये लंब हमने बना दिया, ये लंब हमने बना दिया, तो आप इसकी ऊंचाई मान लो ये बिंदु N है, तो आप इसकी ऊंचाई लिख दोगे कि सर DN लिख देंगे। इसी प्रकार से अब मुझे EC की बात करनी है। अब मुझे EC चाहिए ना, EC चाहिए, तो EC कौन से त्रिभुज का आधार हो सकता है? कि सर EC रेखाखंड ये रहा। अब EC पे तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा, तो त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? कि सर इस C बिंदु को D बिंदु से सबसे पहले तो आप जोड़ दो। कि C को D से आपने जोड़ दिया, ये आपने जोड़ा, अब आपको दिख रहा होगा कि सर ये EC जो है ना, ये आधार है किसका? कौन से त्रिभुज का? आप कहोगे सर त्रिभुज CDE इस त्रिभुज का आधार है। तो लिखो सर, लिखो CDE इस त्रिभुज का आधार है, तो इसका क्या ज्ञात करेंगे हम? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना आएगा? सूत्र आपको याद है, 1/2 इसका आधार EC और गुणा इसकी ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई क्या होगी? कि सर EC आधार के सामने वाला शीर्ष कौन? D से EC पे लंब बनाना पड़ेगा, तब तो ऊंचाई आएगी। तो लंब आपके पास पहले से बना हुआ है, कौन है? DN लिख दिया आपने। अब आपको क्या चाहिए था? आपको सिद्ध करने में क्या चाहिए था? कि मुझे चाहिए सर AE/EC, तो वो कब मिलेगा? जब इन दोनों को मैं क्या करूंगा? भाग लगाऊंगा। तो भाग लगाते हैं कैसे? बाएं भाग में बाएं भाग का भाग, दाहिने भाग के अंदर दाहिने भाग का भाग। आपको फिर से 1/2 से 1/2 कटता हुआ दिखेगा, DN से आपको DN कटता हुआ दिखेगा। आप बोलोगे ये बराबर आया किसके? कि सर AE/EC के बराबर आया। इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 दे दिया है बच्चों। अब मुझे कैसे भी करके कि सर जो सिद्ध करना है उसमें मुझे क्या करना है? कि AD/BD को AE/EC के बराबर करना है। तो सर मुझे ये समीकरण 1 और 2 इन दोनों को बराबर करना है। कैसे करूं? देखो जरा, आपके पास सबसे पहले जरा देखें बच्चों, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी अभी आपके पास नोट करने के लिए। कि सर ये देखो, हमने अभी जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे तो हमने बोला था कि दो समांतर रेखाओं और समान आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए यहां पे कि सर ये BC और DE दो समांतर रेखाएं हैं। कि सर मुझे दिख रहा है कि सर BC और DE ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। और इन दो समांतर रेखाओं के बीच इस आधार DE पर देखो जरा, इस आधार DE पर कि आधार DE पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये BDE, देखो जरा BDE एक त्रिभुज ये बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? CDE। तो दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं और समान आधार पर बनने वाले हैं, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो हम इसे लिख सकते हैं कि सर ये जो इन दो समांतर रेखाओं और समान आधार पर बनने वाले त्रिभुज कौन कौन सा? कि सर ये BDE ये, और दूसरा त्रिभुज कौन सा? CDE। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। इन दोनों का क्षेत्रफल, कि इसका क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? इसके क्षेत्रफल की होगा। अब देखो सर, अब सिद्ध हो जाएगा। ये आपने इसको मान लो समीकरण नंबर 3 कह दिया, समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब देखना बच्चों कैसे हम फटाफट से अब इसको सिद्ध करते हैं। तो यहां पे अब अगर मैं लिखूं कि सर समीकरण 1 से सबसे पहले आपने लिखा कि क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ADE का, बटे में क्या है? कि सर क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज BDE का। आपने कहा सर ये ADE को एज इट इज रहने दो, कि क्षेत्रफल क्या? त्रिभुज ADE आपने एज इट इज रहने दिया, कि ठीक है। त्रिभुज AD से A हम लिख देंगे, त्रिभुज कौन सा है? कि सर ADE, A ये D और ये E,
और देखें अभी समीकरण 3 से आपने कहा कि सर BDE बराबर है किसके, CDE के क्षेत्रफल के, तो BDE को प्रतिस्थापित कर सकता हूं समीकरण 3 से कि सर ये क्षेत्रफल किसके, त्रिभुज CDE के। अब आप जरा देखें कि सर अगर ये लिखा है ना तो हमारा काम आधा तो बिल्कुल बन गया, पूरा इसे करना है कैसे कि ADE बटा BDE का क्षेत्रफल समीकरण 1 से, ADE बटा BDE त्रिभुजों का क्षेत्रफल किसके बराबर आपने लिखा है समीकरण 1 से, AD बटा BD के। लिखे जरा यहां पे कि सर ये बराबर है किसके, AD बटा BD के। और इसी तरह से सर समीकरण 2 से देखो क्षेत्रफल ADE बटा CDE, क्षेत्रफल ADE बटा CDE किसके बराबर है, AE बटा EC के। तो ये लिख दिया, इसकी जगह AE बटा EC आपने लिख दिया समीकरण 2 से। तो देखो ये आपके पास सिद्ध हो गया। क्या यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, हमें यही सिद्ध करना था क्या, हमें यही तो सिद्ध करके बताना था, हमने आसानी से इसे सिद्ध कर दिया। उम्मीद है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम अंग्रेजी में जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय, इसको हम सिद्ध करना आसानी से सीख गए। उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं और इस प्रमेय का अर्थ क्या होता है, सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, इन सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। आपको अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने ग्रुप फ्रेंड्स को, सबको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू।